फ्रेंड्स, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे जो हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। हमारे पास बेसिकली 6 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं क्या? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमें ये बताते हैं कि जो एटम्स होते हैं या जो एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो एटम्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट किस तरह से करते हैं, ये हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बताते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉज थे। इसके अंदर 4, 5, 6 लॉज आते हैं। 6 लॉज जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ये 6 लॉज आते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस के आधार पर एक्सप्लेन किया गया था। इसको प्रपोज किया था कई साइंटिस्ट ने मिलकर। हमारे पास 6 लॉज हैं, 6 को 6 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। इन लॉज को जब फॉर्मुलेट किया गया तो इससे ये पता चला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है या पार्टिसिपेट करता है। एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये जितने भी लॉज थे इनको 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में प्रपोज किया गया था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमको ये बताते हैं कि जो एटम्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो एटम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। ये आज से कम 200 साल, 250 साल पहले की बात है। हमारे पास जो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको प्रपोज किया था लेवाइसिए ने 1774 में। लेवाइसिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को 1774 में प्रपोज किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इसको प्रपोज किया था जोसेफ प्राउट ने। कब? 1799 में। हमारे पास थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको प्रपोज किया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। और एक बात और, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं इन्हीं को स्टडी करके डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। और हमारे पास फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसको प्रपोज किया था रिचर ने। कब? 1792 में। हमारे पास फिफ्थ है गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसको प्रपोज किया था गे-लुजैक ने 1808 में। और हमारे पास है आखिरी लॉ अवोगाड्रोस लॉ। इसको प्रपोज किया था अवोगाड्रो ने 1812 में। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक जो होगा वो मोल कॉन्सेप्ट होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में अवोगाड्रो नंबर आता है जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। Na की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है, ये बताता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे। हमारे पास ये 6 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस में होता है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे और हम इनको समझेंगे कि ये होते क्या हैं। हमारे पास फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डिफिनीशन देखने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, मीन्स जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही बनाए रखना। अब हम डिफिनीशन देखते हैं। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द सम ऑफ masses of all substance present in reaction vessel remain conserved। मीन्स हमने जैसे कोई एक वेसल या उसमें कुछ रिएक्टेंट डाल दी, मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना जो उसका मास होगा, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो इक्वल टू प्रोडक्ट के मास होगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं।
सो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका एक स्टेटमेंट और है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो मास होता है वो कंजर्व होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। मीन्स अगर हमने कोई रिएक्शन करवाई, हमने अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम मिलेगा। हो सकता है वो 2-3 पार्ट में हो, मतलब मीन्स अगर हम दोनों को ऐड करें तब हमको उसके बराबर मिले। सो हमारे पास एक एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। हमने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट किया, गर्म किया। सो हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। सो अगर हम यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सो फ्रॉम हेयर अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लिया, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। सो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, वो होगा 100 ग्राम्स। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। जब हम ऐड करेंगे तो हमको 100 ग्राम मिलेगा। यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना आएगा, वो आएगा 56 ग्राम्स। और यहाँ से CO2 का कितना आएगा, 44 ग्राम्स। सो अगर हम ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है, अगर इसका हम मास देखें 100 ग्राम और हम प्रोडक्ट का जो मास है वो ऐड करें तो कितना आएगा, 100 ग्राम। सो ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है, फॉलो कर रही है। सो अब हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये शो किया कि जो मास और एनर्जी है वो दोनों अलग अलग फैक्ट नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सो उन्होंने एक इक्वेशन दी, इज इक्वल टू mc²। सो यहाँ से हम अगर हमको मास दिया हुआ है तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी दी हुई है तो मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें जो होता है थोड़ा बहुत मास वेरी कर जाता है। सो ये आज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है एक्सेप्शन है या कहें लिमिटेशन है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन का मास होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास आता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। सो अब हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। हमारे पास अगला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। इसको जोसेफ प्राउड ने प्रपोज किया था। सो हम इसको देखते हैं। लॉ हमको बताता क्या है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सो अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम proportion ऑफ एलिमेंट बाई वेट्स irrespective ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मीन्स हमको एक कंपाउंड दे दिया गया, मान लीजिए हमको एक कंपाउंड दिया गया CO2, ठीक। उसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये जिस वेट रेशियो में कंबाइन करेंगे वो हमेशा यही आएगा, मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो आएगा वो हमेशा यही आएगा, चाहे उनको हम जिस मेथड से प्रिपेयर करें। सो हमें इसको देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास है CO2। सो यहाँ पे कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम्स। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:8। सो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो आया वो आया 3:8। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं H2O का। H2O का क्या आएगा 2:18 या 1:8। सो हमको ये जो CO2 है इसमें का जो वेट रेशियो आया वो 3:8 आया। कार्बन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स का वेट रेशियो आया वो 3:8 आया। सो अगर हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम CO2 को बना सकते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ कार्बन। सेकेंड इज हमारे पास पहला मेथड है CO2 को बनाने का बर्निंग ऑफ कार्बन। हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो हमको CO2 मिल जाएगा।
सेकेंड है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट्स। सो अगर हम मेटल कार्बोनेट्स ले लें जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, अगर हम इसके ऊपर डाइल्यूट HCl डाल दें तो हमको यहाँ से जो गैस लिबरेटेड मिलेगी वो मिलेगी CO2। CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। सो हमको यहाँ से भी CO2 मिल गई। और हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, हम सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो भी हमको CO2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो CO2 मिली, यहाँ पे जो CO2 मिली, यहाँ पे जो CO2 मिली, इनका जो वेट रेशियो आएगा वो 3:8 ही आएगा। और यहाँ पे अगर हम H2O कर लें सो H2O का यहाँ पे वेट होगा 16। सो द रेशियो इज 1:8। अगर हमने H2O क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, अगर हमने पानी लिया, अगर हमने पानी मान लीजिए एक नल से लिया, सो उसमें जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा। अगर हमने पानी तालाब से लिया तो उसका भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा वो 1:8 ही आएगा। सो ये हमको ये बताता है कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे होती है उस पे एलिमेंट का जो वेट रेशियो होता है वो डिपेंड नहीं करता है, वो जो है वो फिक्स है, चाहे जहाँ से भी हम उस कंपाउंड को प्राप्त करें। A given compound always contains exactly the same proportion of element by weights irrespective of the method of preparation. So हमारे पास ये सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको प्रपोज किया था जोसेफ प्राउट ने 1799 में। अब हम देखते हैं अगला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। इसको डाल्टन ने 1803 में प्रपोज किया था। अब ये लॉ हमसे कहता क्या है? सो द स्टेटमेंट इज व्हेन एवर टू एलिमेंट फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड द डिफरेंट masses of one element that combined with the same mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. So अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक है कार्बन और ऑक्सीजन, एक बार कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, एक बार कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। सो अब हम स्टेटमेंट से मैच करते हैं। व्हेन एवर टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब यहाँ से जो कार्बन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो कितना है? 12:16 और यहाँ पे क्या है? 12:32। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका मास डिफरेंट है, डेट कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट। यहाँ पे जो कार्बन का मास है वो फिक्स है तो सेम मास है, विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो होगा, मास रेशियो दोनों कंपाउंड में, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। मीन्स यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 16:32। यहाँ का लिया ऑक्सीजन का, जिसका सेम है उसको छोड़ के जो डिफरेंट है उसका अगर हम रेशियो लें तो यहाँ से क्या आया? 1:2, जो कि एक स्मॉल होल नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो है। सो हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही बताता है। अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो अगर हम उसमें से एक का मास फिक्स कर दें किसी एलिमेंट का, सो जो दूसरा जो आएगा एलिमेंट उसका जो मास रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब हम आगे देखेंगे जो हमारे पास अगला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। सो आइए देखते हैं। सो द लॉ इज if two elements A and B combined with another element C,
दे विल कंबाइन विद वन एंड अदर इन द सेम रेशियो और मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच कंबाइन विद कांस्टेंट वेट, कांस्टेंट और फिक्स्ड वेट ऑफ सी। मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वॉज गिवन बाई रिचर्ड इन 1792। दिस लॉ इज सेइंग इफ अगर हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी हैं और उन्होंने किसी सी एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, तो मान लीजिए कंपाउंड बना ए सी और बी सी, दे विल कंबाइन विद वन एंड अदर। अब अगर मान लीजिए इन दोनों ने एक दूसरे से कंबाइन किया, ए एंड बी ने कंपाउंड बनाया, ए एंड बी, मान लीजिए कंपाउंड बना ए बी इन द सेम रेशियो। सो यहाँ पे जो आगे वाली लाइन है उसमें ये लिखा है कि ए और सी ने जिस रेशियो में कंबाइन किया था, बी और सी ने जिस वेट रेशियो में कंबाइन किया था, उसी तरह का या उसी के सिमिलर या उसी का मल्टीपल में ए और बी भी कंबाइन करेंगे। सो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ से ऐसे हमारे पास CH4 है, इसको हम मीथेन कहते हैं, ये एक हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का वेट रेशियो कितना है, 12:4 विच इज 3:1। और हमारे पास एक और कंपाउंड है, मान लीजिए CO2। यहाँ पे दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो एक तीसरे एलिमेंट सी कार्बन से कंबाइन कर रहे हैं। सो इनका जो वेट रेशियो है 3:1 और यहाँ पे ये आएगा 12:32। सो यहाँ से आएगा 3:8। सो यहाँ पे ये जो कंबाइन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ए एंड बी है मान लीजिए, तो तीसरा एलिमेंट सी, यहाँ पे सी कार्बन ही है। सो इनका जो वेट रेशियो है, इनका जो वेट रेशियो है, सो अगर ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब कंबाइन करें, सो इनका जो वेट रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा, 1:8। सो H2O का जो वेट रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:16 विच इज 1:8। सो हमारे पास जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है वो यही बताता है। यहाँ पे जो मीथेन में CH4 का जो वेट रेशियो था 3:1 था, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो क्या था, 3:8। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो आया वो आया 1:8 विच इज 1:8। सो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। सो द नेक्स्ट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉ से पता चल रहा है इसमें वॉल्यूम की कुछ बात हो रही है। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स रिएक्टेड and the gaseous product formed all measured at the same temperature and pressure bears a simple ratio। Means ये जो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, इन सब का यूज करके हम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसको हम 5th चैप्टर द गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। ये क्या बताता है, हमने मान लीजिए कुछ वॉल्यूम, मान लीजिए 5 लीटर गैसियस रिएक्टेंट लिया, कोई गैसियस रिएक्टेंट है 5 लीटर लिया। सो उससे जो गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होगा उनमें जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है कांस्टेंट है या सिमिलर है। सो हमारे पास एग्जांपल है, ये N2O5 है, ये गैसियस है, ये डिसोसिएट हुआ 4NO2 + O2 में, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। सो इनमें जो वेट वॉल्यूम का रेशियो आएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये जो 2, 4, 1, ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं या इनको वॉल्यूम्स भी कहते हैं। जैसे 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। सो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वॉल्यूम्स का वो आएगा 2:4:1। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ही वॉल्यूम्स का रेशियो हो सकता है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल भी इतना है, तो यहाँ पे रख के आप निकाल सकते हैं। सो द लॉ इज दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स reacted and the gaseous product formed all measured at the same temperature and pressure bears a simple ratio।
आप समझ गए होंगे। हमारे पास एक पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मीन्स ये जो लॉ है ये केवल गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट पर ही लागू होता है या एप्लीकेबल है, क्योंकि गैसेस का ही तो वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का वॉल्यूम, जो हमारे सिलेबस में जो सॉलिड्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब हमारे पास अगला लॉ है अवोगाड्रोस लॉ। हमारे पास अवोगाड्रो नंबर है ना, 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। सो अवोगाड्रो लॉ इज दिस। ये जो गिब्स लॉ है इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। सो अवोगाड्रो लॉ इज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमने 10 लीटर हाइड्रोजन ली और 10 लीटर हीलियम ली, 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 10 liters of helium gas, so the number of molecules in both the gases in 10 liters will be same. मीन्स 10 लीटर हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही 10 लीटर। मैथमेटिकली द लॉ इज V is directly proportional to N at T and P is constant। अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जितने ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमको अवोगाड्रो लॉ बताता है। अगर हम देखें ये आया कहाँ से, हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम डेराइव करेंगे वहां पर गैस लॉस का यूज करके। अगर हम इसको देखें तो PV इज इक्वल टू nRT। यहां पे P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम एंड मोल R गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अगर हम इस इक्वेशन पे लॉस की कंडीशन को लगाएं, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट। ये जितनी 3 क्वांटिटीज थी ये कांस्टेंट हो गई। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ से हमको मिला कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे। द लॉ इज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोल कॉन्सेप्ट। आप इस वीडियो को शुरुआत से ज़रूर देखिए और अगले वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।